तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यपितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रिपराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनिरङ्गिरः लोमसः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगु शौनको अष्टादशश्चेति ज्योतिशास्त्रप्रवर्तका ज्योतिशास्त्रप्रवर्तका। ओ ज्योतिष की शिक्षण की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिज्ञासा तन्मयता आप दिखा रहे हैं और जिस ढंग से आप बातों को पकड़ रहे हैं वो मुझे बहुत खुशी प्रदान कर रहा है। बस इतना ही निवेदन रहेगा कि ये जो प्रयास है ज्योतिष के साथ जुड़े रहने का, वो सिर्फ इस अंतराल शिक्षण का जो हमने लिया है इस अंतराल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इस पर आपका ध्यान, आपका संज्ञान, आपका अभ्यास बना रहे। पंचांग के पीछे मेरा फ़ोन नंबर है। इस अंतराल के बाद भी जब कभी आपको किसी विषय पर कोई शंका हो तो आप मेरे उस फ़ोन संख्या पर, ये जो मेरा मोबाइल संख्या है, इस पे फ़ोन नहीं करना। मेरा जो लैंडलाइन नंबर है 0120 427 1410, ये मेरा लैंडलाइन नंबर है। इस नंबर पर आप कभी भी मुझसे 3 से 5 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी बात, किसी भी प्रकार की आपकी जिज्ञासा हो, कोई भी हो, आप आचार्यगण हों, विद्यार्थी हों, बाहर के लोग हों, आप निशंक पूछ सकते हैं। हम सुबह काल गणना पर बात कर रहे थे और हमने देखा कि स्थूल काल और सूक्ष्म काल, इस पर हम पढ़ रहे थे। काल का 2 प्रकार ये आपको बताया ही था। सूर्य सिद्धांत में काल के बारे में बात को शुरू करते हुए लिखा है कि लोका नाम मंत्रकृत कालः कालः अन्य कलनात्मका, यहाँ से शुरू किया है। ये वाक्य सूर्य सिद्धांत का है कि एक काल वो है जो सब लोकों का अंत समेटना कर रहा है, समापन कर रहा है, और दूसरा वो काल है जो कलनात्मक है, जिसकी हम गणना करते हैं। तो काल जो सबको लील रहा है, जिसमें सब समाहित हो रहे हैं, वो भी काल है, और फिर जो कलनात्मक है, जिसकी गणना कर रहे हैं, वो भी काल है। ऐसा कहते हुए सूर्य सिद्धांत काल की बात को शुरू करता है।
फिर लिखता है कि जो गणनात्मक काल है इसके दो भेद हैं, एक स्थूल काल है और एक सूक्ष्म काल है। स्थूल काल प्राण से शुरू होता है और ब्रह्मायु पर जाकर के पूर्ण होता है। ब्रह्मा की आयु का ये वर्तमान में 51वां वर्ष चल रहा है और 51वें वर्ष का ये पहला कल्प है, पहला दिन है। कल्प जो है वो दिनमान भी है और रात्रिमान भी है, यानी एक पूरे दिवसमान में जो कल्प हैं ये दो होते हैं। दो कल्प मिलकर के पूरा दिवसमान होता है। इस कारण से आप ये समझ सकते हैं कि जो कल्प है ये अपने आप में दिनमान भी है और रात्रिमान भी है। नेट हमारा चल नहीं रहा है। तो काल, स्थूल काल जो है उसकी मूल इकाई प्राण है और आपको बताया था स्वस्थ पुरुषस्यैको श्वासोच्छ्वासांतरवर्ती काल प्राण। तो ये जो है ये प्राण वो प्राण है और इसी प्राण को जब हम काल गणना में लेते हैं वहां इसका नाम असु हो जाता है, उसकी इकाई असु हो जाती है और ये इसका मान 4 सेकंड का होता है। और जब हम काल में इसकी गणना करते हैं तो इसका मान 10 विपल का होता है। हमारी जो पुरातन काल गणना की इकाइयां हैं उनमें घटी, पल और विपल, ये जो घटी हैं जो घटी हैं ये 60 षष्ठी की संख्या में होते हैं पूरे दिन रात में। 60 घटी का एक दिन है। ये जो 51वां वर्ष कहा, आप जो संकल्प पाठ में परार्धे कहते हैं तो इसी के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु का पूर्वार्ध पूरा हो गया है, पहला परार्ध पूरा हो गया। पर कहते हैं ब्रह्मा की आयु के लिए, पर कहते हैं ब्रह्मा की आयु के लिए। तो उस पर का ये पहला अर्ध पूरा हो चुका है, ये सूर्य सिद्धांत की बात। और जो दूसरा अर्ध है वो ये चल रहा है, ये जो वर्तमान कल्प है ये दूसरे अर्ध का पहला कल्प है। तभी कहते हैं आप कि ब्रह्मा का परार्धे, दूसरे अर्ध का पहला कल्प। ये आपकी भाषा होती है जो आप संकल्प पढ़ते हैं। तो ये परार्ध का पूर्वार्ध और परार्ध जब मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तो ब्रह्मा की पूरी आयु हो जाएगी। और वो पूर्ण आयु जो है ब्रह्मायु, शतवर्षीय आयु ब्रह्मा के मान से, तो वो जो है वो ब्रह्मायु जो है वो काल का महत्तम रूप है। तो स्थूल काल का सूक्ष्मतम रूप हुआ प्राण या अशु और महत्तम रूप हुआ ब्रह्मा की आयु। तो ये जो प्राण है, अशु है, प्राण है, ये 10 विपल का हुआ। और ये 10 विपल जो हैं ये ऐसे ऐसे 6 प्राण मिलकर के, 6 प्राण अगर आप सेकंडों में बात करें वो भी हम लाएंगे बाद में, तो ये 6 सेकंडों में बात करें तो 24 सेकंड का जो है वो एक पल हुआ। इन इकाइयों को आप अपने पास नोट भी कर लीजिए।
क्योंकि ये याद रहने की बात नहीं है, याद में नहीं रहेगा इतना में। इसको आपको नोट करते चले जाना पड़ेगा। और मैं धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपको इसको लिखने का समय भी मिलता रहे। ठीक है। और फिर आपका ये जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था, ये आपको सब कुछ सामने आ रहा है। 6 प्राण बराबर 24 सेकंड और बराबर 1 पल। इसी प्रकार से 60 पल की एक घटी होती है। घटी को घड़ी भी बोलते हैं और नाड़ी भी बोलते हैं। क्या बताया? घटी को घड़ी, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, ये जो आपकी घड़ी है ना, यही शब्द घड़ी है वो। तो घटी को घड़ी भी बोलते हैं और नाड़ी भी बोलते हैं। नाड़ी एक तो ये हाथ देखने की नाड़ी हो गई और ये कि काल की नाड़ी हो गई। ठीक है। कहीं आपसे कोई नाड़ी में बात करना बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि ये घटी की ही बात हो रही है, कोई और बात नहीं हो रही है। अब ऐसी ऐसी 60 घटी मिल करके पूरा एक दिवसमान होता है। क्या होता है? दिवसमान। दिवसमान वो होता है जिसमें दिनमान और रात्रिमान दोनों शामिल होते हैं। दिनमान जो है वो सूर्य की उपस्थिति का काल होता है। दिनमान सूर्य की उपस्थिति का। उदयाद उदयम दिवसः। उदयात जब से सूर्य उदय हुआ और जब से अस्त हुआ, वो काल उदयाद उदयम दिवसः, वो दिनमान हुआ उसका। और जब वो जो अदर्शनम, ये है वो सही वाक्य, दर्शनम ही दिनम अदर्शनम ही रात्रि। जब सूर्य आपको नहीं दिख रहा है तो वो उदयाद उदयम दिनम, दर्शनम ही दिनम अदर्शनम ही रात्रि। दर्शन और अदर्शन, ठीक है। दर्शनम ही दिनम अदर्शनम ही रात्रि। और यहां आप 60 घड़ी का एक दिन पूरा जो ये कहा है, ये संपूर्ण रात्रिमान और दिनमान मिला करके है। पूरा दोनों 24 घंटे के होते हैं। लेकिन जो दिनमान और रात्रिमान है ये 12-12 घंटे के होते भी हैं और नहीं होते भी हैं। आप बोलोगे आप होते भी और नहीं होते हुए भी, ये क्या बात हुई भाई? ये 2 दिन जो संपात के दिन होते हैं, केवल उन्हीं 2 दिनों में दिनमान 12-12 घंटे का कंप्लीट होता है। बाकी दिनों में उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार, बहुत आप बात को समझ लीजिएगा, किसके अनुसार? उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार। क्योंकि उत्तरायण में दिन की वृद्धि होती है और दक्षिणायन में रात्रि की वृद्धि होती है। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो उत्तरायण में दिन की वृद्धि होती है। जिस दिन उत्तरायण शुरू होता है उस दिन दिन सबसे छोटा होता है, रात्रि सबसे बड़ी होती है और वहां से दिनमान बढ़ना शुरू होता है। और संपातों के दिन दिनमान, संपात की 2 विशेषताएं आज आपने और सुन ली। क्या सुन ली? पहली विशेषता ये हुई कि संपात के दिन दिनमान और रात्रिमान बराबर होता है। 12 घंटे का ये पहले भी आपको बताया, लेकिन अब आपको ये इस प्रकरण में बता रहे हैं कि दिनमान का जो है वो 12-12 घंटे का होना वो कब संभव है?
वो एक बात वो है, और एक और बात है, वो ये है कि सूर्य पूरब में उदय होता है। ठीक बात है, ठीक बात है। सूर्य कहां पूरब उदय होता है? पूरब में होता है, लेकिन ठीक पूरब में केवल संपात के दिन ही होता है। ठीक पूरब के दिन में किस दिन होता है? संपात के दिन ही। बाकी दिनों में अयन की तरह, अगर उत्तरायण है, सूर्य का मतलब ही, उत्तरायण का मतलब ही है कि वो उत्तर को जरा गया हुआ है। संपात के दिन वो स्ट्रेट है, सामने है, और उत्तरायण को उत्तर की तरफ जा रहा है। जिस दिन उत्तरायण मैक्सिमम हो जाएगा, जब और आगे नहीं बढ़ सकेगा, तो उस दिन जो है, जो पूरब है, वो जो पूरब में लगभग 23.5 अंश का फर्क आ जाएगा। यानी अगर आप 22 दिसंबर को या 21 दिसंबर को सूर्योदय को देखेंगे, तो वो आपकी पूरब दिशा से बहुत अलग होगा। ठीक है, समझ में आई बात? बहुत अच्छा। ठीक पूरब में सूर्य का उदय या तो वसंत संपात के दिन होगा, और या शरद संपात के दिन होगा। और इसी तरह से उत्तरायण के दिन सूर्य पूरब से उत्तर की तरफ अधिकतम हटा हुआ होगा, और दक्षिणायन के दिन सूर्य जो है वो दक्षिण की तरफ अधिकतम हटा हुआ होगा। अब कोई भी जो ज्योतिपिंड होता है, उस ज्योतिपिंड की एक खासियत होती है कि वो छाया देता है। ज्योतिपिंड क्या देता है? छाया देता है। ज्योति भी देता है, वस्तुओं की छाया भी देता है। ज्योति के परोक्ष में छाया, दिन के परोक्ष में रात्रि। तो वो छाया आपकी कितनी लंबी और कितनी छोटी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सूर्य आपकी स्थिति के सापेक्ष उत्तरायण की तरफ या दक्षिणायन की तरफ या वसंत की तरफ, शरद संपात की तरफ, किसकी तरफ कितना आया हुआ है। जैसे आजकल अब देखिए 3 दिन के अंदर दक्षिणायन होने वाला है। अगर आप 12 बजे के करीब चलेंगे अपने छाया में, अपनी छाया को देखें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो छाया है ना, वो आपके नीचे ही इर्द गिर्द मुश्किल से 1 फुट 1.5 फुट के अंदर बन रही होगी आजकल। यही छाया जो बसंत संपात के दिन आप नोट करोगे, तो आप जब 12 बजे चल रहे होंगे तो बहुत लंबी छाया बन रही होगी आपकी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो उत्तरायण, दक्षिणायन, बसंत संपात, इनके इस तरह से हमको बहुत बहुत अर्थ मिलते हैं, और ये अर्थ प्रायोगिक भी हैं। कैसे हैं? प्रायोगिक है। ये प्रयोग कर सकते हैं आप इनका। ऑब्जर्वेशनल, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशनल हैं। उदाहरण के लिए अगर आप छाया से ही सिद्ध करना चाहें कि उत्तरायण कब हो रहा है, हम ये कह भी रहे थे, हम सोच रहे हैं कि संभव होगा 22 अभी जून को 21 या 22 जून को कुछ छायार्क का साधन करके और आप लोगों को दक्षिणायन का जो अनुभव है ये दिया जाए। तो ये जो है दक्षिणायन, उत्तरायण, इस तरह से छाया के माध्यम से क्या है? ऑब्जर्वेशनल हैं, प्रयोग इनका आप कर सकते हैं। तो 60 घड़ी का एक दिन, और दिन के बाद फिर आपके आए, ये इन्हीं को हम अब घंटा, मिनट और सेकंडों में व्यक्त करते हैं। ये जो घंटा, मिनट, सेकंड है, ये हमारी अपनी इकाइयां नहीं हैं,
लेकिन हमारे प्रचलन में हैं और आज इनका प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि अब जो पंचांग, जैसे मैंने अपने पंचांग में ये घटी पल विपल को रखा ही नहीं है, इसीलिए नहीं रखा है कि अब उनका व्यावहारिक उपयोग नहीं है, लेकिन घंटा मिनट का है। तो अब मैंने ही नहीं, सब पंचांगकारों ने अपने अपने पंचांगों में जो टाइमिंग देने की का बात शुरू की है, वो सारी बात अब घंटा मिनट सेकंडों में कर दे। कुछ पंचांग घटी पल भी दे रहे हैं और घटी पल के बगल में घंटा मिनट का टाइम भी दे रहे हैं। तो जो घंटा है ये 24 घंटे का दिन रात होता है और ये जो मिनट उसी हिसाब से 60 मिनट और 60 सेकंड, पर इनका जो तालमेल है घटी पल विपल का और घंटा मिनट सेकंड का, ये थोड़ा संज्ञान में रखने की बात है। और वो ये है कि 24 सेकंड का एक विपल और 24 सेकंड का एक पल और 24 पल का एक घटी और 24 घटी का एक घंटा, वो मैं गलत बोल गया, 2.5 विपल का एक सेकंड, 2.5 पल का एक मिनट और 2.5 घटी का एक घंटा, यानी 24 मिनट की एक घटी, 2.5 घटी का एक घंटा। घटी छोटी है, घटी छोटी है समय में, तो 2.5 घटी का एक घंटा, 2.5 पल का एक मिनट और 2.5 विपल का एक सेकंड। ठीक है, ये दिन मिलकर के फिर वर्ष और वर्ष के बाद फिर युगों में परिवर्तित होते हैं, युगों के बाद फिर जो है महायुग होता है और महायुगों के बाद फिर आगे ब्रह्मायु की बात की जाती है, मनवंतरों की बात की जाती है, वो एक अलग विषय है। वो जब हम सृष्टि गणना का काम करेंगे वो समझाएंगे तो वहां आपको इनकी बात करेंगे। किनकी बात? मनवंतरों की, कल्पों की बात वहां करेंगे। अब आप आइए सूक्ष्म काल पर। जो सूक्ष्म काल है वो उसकी जो सबसे बड़ी इकाई है वो है प्राण और सबसे छोटी इकाई है त्रुटि। यानी भारत की शास्त्रीय काल गणना की सबसे लघुतम इकाई का नाम त्रुटि है। इसको चाहें तो आप इस वाक्य को, 2 वाक्यों को लिख लीजिए। भारतीय काल गणना की शास्त्रीय इकाई की लघुतम माप त्रुटि है और अधिकतम माप प्राण है। सूक्ष्म गणना की प्राण है, सूक्ष्म गणना की लघुतम इकाई त्रुटि और महत्तम इकाई प्राण। और जो स्थूल गणना है यानी ये त्रुटि से प्राण तक और दूसरा प्राण से शुरू होकर के ब्रह्मायु तक। ठीक है, तो जो प्राण है ये सूक्ष्म काल की महत्तम इकाई हुई, बहुत बड़ी से बड़ी इकाई हुई प्राण, और छोटी से छोटी इकाई का नाम है त्रुटि। ठीक है, ये 60 त्रुटियां मिलकर के एक रेणु कहलाते हैं। 60 त्रुटि एक रेणु कहलाती हैं। और 60 रेणु एक लव कहलाते हैं। साठ रेणु
एक लव कहलाते हैं। 60 लव, लव, हाँ ठीक है, 60 लव एक लीक्षक कहलाते हैं। लीक्षक, लीक्षक, एक लीक्षक 60 लव, और 60 लीक्षक मिलकर के एक प्राण होते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि जो सूक्ष्म काल गणना है वो त्रुटि से शुरू हुई। त्रुटि, रेणु, लव, लीक्षक और प्राण, इसमें पूरी हुई। ये जो सूक्ष्म काल गणना है ये अब व्यवहार में नहीं है, और जो स्थूल काल है केवल वही गणना में है, वही उपयोग में है। और ये जो ब्रह्मा की आयु का संदर्भ है, ये जो वो है प्राण है, इसके संदर्भ में एक बात ये कहनी है कि जो ब्रह्मा की आयु है, ये जो कल्प हैं, ये कल्प मिलकर के, 2 कल्प मिलकर के एक दिन हुए, और तब वैसे वैसे दिन मिलकर के 360 दिन हुए, और 360 दिनों को गुणा करेंगे 100 से तो ब्रह्मा की शतायु होती है। ये शतायु ब्रह्मा की 31 नील 10 खरब 40 अरब के बराबर होती है। इसको ऐसे ही नोट कर लीजिए। आप लिखें तो 43 के बाद 3 और 3 6 और 1 7 0, ये हुआ कल्प का मान। इसको गुणा 2, फिर गुणा 360, फिर गुणा 100। एक महायुग, उसके फिर 1000 चतुर्युगी, 1000 महायुग, 1000 महायुग गुणा गया 2, ये पूरा दिन, और उसको गुणा गया 360, और फिर गुणा गया 100। ये मिलकर के 31 नील 10 खरब 40 अरब, ये हैं 311 04 0000 000000, इतने जीरो आएंगे। कितने आएंगे कितने जीरो आएंगे उतने बता। ये जीरो आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आएंगे आप दिनों पर। जो हमारे मानवीय दिन हैं, इनके 4 प्रकार होते हैं। मानवीय दिन, इनका नाम है, इनको लिख लो अपने पास। सावन दिन, सावन दिन, सौर दिन, नाक्षत्र दिन और चांद्र दिन। सावन दिन इसको कहा गया है सूर्योदय द्वयांतरवर्ती काल सावन न भवति।
यानी सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय के बीच का जो काल है, इसको सावन दिन कहते हैं। बस संक्षिप्त में जैसा भी आप लिख पा रहे हैं उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार अच्छी बात यह है कि हमारे पास समय है। सावन दिन दो सूर्योदय कालों के बीच का अंतराल सावन दिन कहलाता है। सूर्योदय द्वयांतरवर्ती काल। ये एक मास में 30 दिन होते हैं। अपने अपने उदय और अस्त के अनुसार सभी ग्रहों के सावन दिन होते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन उपयोगिता सूर्य के आधार पर सूर्य सावन दिनों की होती है। तो सावन दिन और भी होते हैं, तो अपने उदय अनुसार सभी ग्रहों, किंतु हमारा प्रमुख तात्पर्य सदैव उपयोगिता के कारण सूर्य के सावन दिनों से होता है। ये भी जानकारी की बात है। ये भी उदयाद उदयम भानोः सावनम तत्प्रकीर्तितम, ऐसा लिखा है। उदयाद उदयम भानोः सावनम तत्प्रकीर्तितम। ये हो गया सावन दिन। तत्प्रकीर्तितम, प्रकीर्तितम, प्रकीर्ति, कीर्ति कीर्ति सारी कीर्तितम। उदयाद उदयम भानोः, भानो के बाद विसर्ग है। भानो एक ही लघु है, दोनों नहीं, भानोः नहीं, भानो। श्रावणम तत्प्रकीर्तितम, भानोः नहीं, भानोः। कुछ कह रहे हैं? सौर दिन, ये यहां सावन दिन की पूरी बात हो गई। अब आया सौर दिन। अभी आपको हमने संक्रांतियों के बारे में बताया था कि संक्रांति हुई, सूर्य का संचरण एक राशि से पूरा गुजरते हुए 30 दिन पूरा लगा और फिर वो अगली राशि में प्रविष्टि पाते हैं। तो वो जो प्रविष्टि है, अगली राशि में सूर्य की जो प्रविष्टि होती है, उसको संक्रांति कहते हैं। तो ऐसी ऐसी दो संक्रांतियों के बीच के समय को राशि संक्रांति से अगली राशि संक्रांति तक का जो समय है, ये सौर मास कहलाता है। और एक राशि कितने अंशों की होती है? 30 अंशों की। तो एक राशि 30 अंशों की होने के कारण एक महीना वो 30 ही अंशों का होता है। अब गति परिवर्तनों के कारण उन 30 अंशों को चलने में थोड़ा कम ज्यादा समय अधिक लगा, तो कोई महीना आपका 31 दिन का हो गया, कोई 30 दिन का हो गया। लेकिन अंशों में जो चलना है वो 30 ही होगा। मध्य का काल 1 महीना हुआ। तो इसको इस प्रकार राशि के
अंशात्मक भोग काल को तो 100 दिन कहते हैं। राशि का 30 अंशों की राशि के एक अंशात्मक भोग काल को तो दिन कहते हैं, 100 दिन, और उसके 30 अंशों के भोग काल को सौर मास कहते हैं। बिल्कुल ठीक, इसे नोट कर लीजिए। तीस अंशों का भोग काल सौर मास हो गया। अब आइए आप नक्षत्र दिन पर। नक्षत्र जनितम दिनम नक्षत्रम। अब यहां भी जो दिन से तात्पर्य है वो पूरे दिन रात्रि से ही है। एक नक्षत्र के उदय काल पर समय का संज्ञान ले लिया और अगले 24 घंटे या जो भी समय आएगा वो बीतने के बाद वही नक्षत्र जब उदय होता है तो उतने समय को नक्षत्र दिन कहते हैं। नक्षत्रों का भी उदय अस्त होता है सूर्य की तरह। सूर्य की तरह नक्षत्रों का भी उदय अस्त होता है, और ये सूर्य जब क्षितिज के ऊपर आता है तो सूर्योदय क्षितिज से ओझल होने पर अस्त हो जाता है। ऐसा ही नक्षत्रों का भी होता है, ठीक है, ऐसा ही नक्षत्रों का भी होता है। और नक्षत्र का उदय से लेकर के पुनरोदय तक का जो काल है ये नक्षत्र दिन कहलाता है। इसमें जो सावन दिन होते हैं इनमें दिन और रात्रि छोटी बड़ी होती है, लेकिन नक्षत्र दिनों का मान सर्वदा एक समान रहता है। रात्रि के सूर्य के रात्रि का तो आपको बताया उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार दिन और उसमें रात्रि में अंतर आता रहता है, लेकिन ये नक्षत्र दिवस का मान हमेशा एक जैसा बना होता है। तो इसको भी आप उसी ढंग से सूत्र रूप में लिख सकते हैं, नक्षत्रो द्वयांतरवर्ती काल नक्षत्र दिनम। दो नक्षत्रों के उदय काल का बीच का जो है वो समय नक्षत्र दिन हुआ। अब आई बात चांद्र दिन की। आपने सौर दिन समझ लिया, सावन दिन समझ लिया, नक्षत्र दिन समझ लिया और ये चांद्र दिन समझ लिया, समझना है। तो जो चांद्र दिन है ये 30 चांद्र दिवसों का एक माह होता है। 30 चांद्र दिवसों का एक मास होता है, ठीक नक्षत्र और सावन दिनों की भांति। नक्षत्र मासों की तो प्रसिद्धि है नहीं, लेकिन सावन दिनों की और चांद्र दिनों की प्रसिद्धि है। सूर्योदयास्त और नक्षत्रोदयास्त की तरह चंद्रोदयास्त के आधार पर चंद्र दिन नहीं बनते, ये खास ध्यान देने की बात है। जैसे सूर्योदय के उदयास्त पर आपका सौर दिन बना, जैसे नक्षत्रोदय के आधार पर आपका नक्षत्र दिन बना, ऐसा चंद्रोदय के साथ नहीं है। चंद्र के साथ क्या है कि
सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रति द्वादश भाग का जो हिस्सा है, द्वादश अंशात्मिका, द्वादश अंशात्मिक भाग जो है ये एक तिथि कहलाता है। इसको आगे फिर तिथि के बारे में और अधिक अच्छे से समझाया जाएगा। यहां आपको सिर्फ चांद्र दिन के बारे में समझा रहे हैं कि जो चांद्र दिन है ये सूर्य और सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा जब 12 अंश की दूरी पर जा चुका होता है तो ये एक तिथि कहलाती है। बारह अंश की दूरी पर गया तो एक तिथि हुई। 12वें अंश से जैसे ही बाहर निकलेगी दूरी तो दूसरी तिथि शुरू हो जाएगी, और वह तिथि भी जब 24 अंश से बाहर हो जाएगी दूरी, वह तिथि नहीं, वह दूरी सूर्य और चंद्रमा के बीच की वह दूरी 12 से 24 में होगी तो दूसरी तिथि, 24 से आगे हो जाएगी तो तीसरी तिथि। इस प्रकार से 15 तिथियां वो होती हैं जिनमें चंद्रमा बढ़ता है, उसी को हम शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं। बहुत अच्छा। उसी को हम शुक्ल पक्ष भी बोलते हैं। और इस शुक्ल पक्ष यानी 15 तिथियों से, तो 15 तिथियों के बाद 15 को 30 से गुणा करोगे तो 180 अंश पूरा हो गए। 12 अंश 12 से गुणा करोगे तो 180 अंश पूरे हो गए। उस 180 अंश के बाद क्या होता है कि देखिए, जो वृत्त होता है ना, वृत्त में व्यास जो है उसका अधिकतम फैलाव होता है। अब यहां से बढ़ते 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 यूं तो चलते चलते चंद्रमा, बल्कि जरा वो वाला समझा दो तिथि के बारे में इनको, तिथि के चित्र जो तुमने समझाए थे, तिथि निर्माण का। आगे करेंगे तो आगे देख लेंगे, अगर तत्काल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये 15 का जब अंतर आ रहा है कुछ ये वाला ना, हाँ, तिथियों का ही नहीं, हाँ। मैं बना के बता, अभी नहीं बनाया वो। चलो, तो 15 तिथि पे व्यास पूरा हो गया। अब ये सूर्य और चंद्रमा आमने सामने आ गए, हाथ से ही बनाना पड़ेगा तुमको, आमने सामने आ गए तो ये अब अधिकतम दूरी पर हो गए और यहां चंद्रमा पूरा दर्शन में आता है। इसको पूर्णिमा कहते हैं। मां शब्द का अर्थ भी चंद्रमा होता है। पूर्णिमा माने पूर्ण हो गया चंद्रमा, और अमा का मतलब नहीं है चंद्रमा। तो ये पूर्णिमा में चंद्रमा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद अब सूर्य और चंद्रमा का चलना तो रुकता नहीं, गति बराबर बनी हुई है। अधिक इससे आगे व्यास से अधिक तो जा नहीं सकते, तो अब घटना शुरू होता है। अब जो 180 अंश था उसके बाद अब 12 अंश घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? 180 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता ना,
तो अब क्या होगा? घटेगा, घटना होगा। तो जो पहला 12 अंश घटेगा ये क्या होगा? ये कृष्ण पक्ष का, हाँ यही था, ये कृष्ण पक्ष का पहला तिथि हो गया। तो चांद्र दिन का अर्थ हुआ, यहां पृथ्वी आ जाएगी ना, वो चंद्रमा से, हाँ ये इसी को कह रहा था मैं। बिल्कुल ठीक, जरा इसे समझ लीजिए, आप समझा भी लीजिए, कुछ बोलना होगा तो बोल भी लीजिए। देखिए, ओम ओम, हाँ, ठीक। ये सूर्य है जिसको इस तरह से दिखाया है, और ये पृथ्वी का परिक्रमा पथ है। किसी समय पर जब पृथ्वी यहाँ पर है और ये चंद्रमा का पथ दिखाया है, तो जिस समय चंद्रमा ठीक सूर्य की तरफ होता है तो सूर्य से चंद्रमा का ये वाला भाग प्रकाशित होता है, लेकिन पृथ्वी से जो दिखाई देता है वो तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, तो चंद्रमा हमें पूरा अंधकार में ही दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का पीछे का हिस्सा प्रकाशित है। जब चंद्रमा इस स्थिति में सूर्य से, अभी इस चित्र में क्या सूर्य को स्थिर मान रखा है, तो चंद्रमा जब थोड़ा सा आगे निकलता है और ये अंतर, जब ये 12 डिग्री का अंतर हो गया, जब ये अंतर, ये 12 डिग्री का अंतर हो गया, तो हम बोलते हैं एक तिथि बन गई है, ये एक तिथि है। इसमें चंद्रमा का तो वैसे ये पूरा हिस्सा प्रकाशित हो रहा है, लेकिन जो पृथ्वी से दिखने वाला हिस्सा है वो बस थोड़ा सा ही हिस्सा है, क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी से दिख नहीं रहा है, तो चंद्रमा हमें एक कोर मात्र में ही दिखाई देता है। इसी को जब आगे बढ़ते बढ़ते हम ये यहाँ पर आ गए, इस समय तक ये जो कोण है ये लगभग 90 डिग्री हो गया, यानी कि अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में भी चंद्रमा का ये पूरा हिस्सा प्रकाशित है, पृथ्वी से पूरा आधा चांद ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के समय में क्या हो रहा है कि ये जो कोण है ये पूरा 180 अंश का हो गया है। तो 180 अंश और एक तिथि है 12 डिग्री की, तो ये कितना हुआ? 15वीं तिथि हुई। 15वीं तिथि को चंद्रमा का ये वाला हिस्सा पूरा प्रकाशित है और हमें पूर्ण चंद्र प्रकाशित दिख रहा है। इसके बाद से यही चीज घटनी शुरू, आमने सामने आ गए। इसके बाद से यही चीज घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इधर भी चंद्रमा का यही वाला हिस्सा प्रकाशित होगा, लेकिन जो हमें दिख रहा होगा वो आधा आधा। यहाँ पर जो चंद्रमा का हिस्सा होगा वो सिर्फ ये वाला हिस्सा प्रकाशित होगा, ये अंधकार में होगा, तो हमें ज़्यादा वाला हिस्सा जो है वो अंधकार में दिखाई दे रहा होगा और बहुत छोटा सा हिस्सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार के कोण से ये 180 से बढ़ते बढ़ते ये बढ़ते यहाँ पर आ गया, तो अब ये वाला जो कोण बन गया, तो 12-12 अंशों के हिसाब से जैसे जैसे चंद्रमा की सूर्य से दूरी बढ़ती रहती है, तिथि का निर्माण होता है। 12 अंशों के गुणकों में तिथियों की गणना होती है। एक तिथि मतलब 12 अंश, एक 12 अंश का अंतर हो गया, दूसरी तिथि में यही अंतर 24 अंश का हो गया, तीसरे में यही अंतर 36 अंश का हो गया। ऐसे करते करते आप देखेंगे कि 15वीं तिथि में 180 अंश का अंतर हो जाएगा। 16वीं तिथि में हो जाएगा हमारा 192 अंश का अंतर। ऐसे करते करते 30वीं तिथि के समय में हमारा पूरा 360 अंश का अंतर हो जाएगा, यानी कि वापस फिर सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाएंगे, जिसको हम अमावस्या कहेंगे। तो इस प्रकार से चांद्र दिन या तिथियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। और चांद्र दिन की हम बात कर रहे हैं। चांद्र दिन का तात्पर्य चंद्रमा की तिथि से होता है, और ये तिथियां भी 30 होती हैं। बस अंतर ये है कि ये 2 प्रखंडों में होती हैं। पहले प्रखंड का नाम शुक्ल पक्ष है और दूसरे प्रखंड का नाम कृष्ण पक्ष है।
कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हुई होती हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हुई होती हैं। इस प्रकार आपका ये दिनों का प्रकरण पूरा हुआ। चांद्र दिन, सौर दिन, सावन दिन, नाक्षत्र दिन, इस प्रकार ये दिनों का प्रकरण आपका पूरा हुआ। और अब इसके बाद मास की बात आई, तो मास की बात में बहुत ज़्यादा कुछ समझने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सौर मास है, ये सौर मास सभी संक्रांति, और एक बात और बता दूं आपको कि संक्रांति एक बहुत सामान्य शब्द है, हर एक ग्रह की संक्रांति होती है। बस अंतर क्या होता है कि जैसे बृहस्पति की संक्रांति है, वो लगभग वर्ष में एक बार होती है। शनि की संक्रांति है, वो लगभग 2.5 वर्ष में होती है। शनि एक राशि की दूरी को पार करने में लगभग 2.5 महीना लगा लेता है, 2.5 वर्ष लगा लेता है। तो शनि की संक्रांति 2.5 वर्ष में आई। ऐसे ही गुरु ग्रह की जो संक्रांति है, ये लगभग 13 महीने में आई। संक्रांति सभी की होती है। ऐसे ही चंद्रमा की भी होती है। चंद्रमा भी राशि में प्रवेश करता है, राशि को छोड़ता है। हर एक ग्रह, क्योंकि वो क्रांति वृत्त में है ना, और क्रांति वृत्त राशि खंडों में विभक्त है, तो जो भी क्रांति वृत्त पर चलेगा वो राशियों से होकर चलेगा, और जो भी राशियों से होकर के चलेगा वो राशि में प्रवेश भी करेगा और राशि से मुक्त भी, बाहर भी होगा। एक सीधी सी बात है। तो संक्रांति का अर्थ ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य की होती है, ये सभी ग्रहों की होती है। हाँ, हम व्यवहार में, लोक प्रसिद्धि में, लोक प्रचलन में सूर्य की संक्रांतियों का ही अर्थ ज्यादा लिया जाता है, लेकिन ज्योतिष के विद्यार्थी होने के नाते हम सबको ये जानना है कि संक्रांति सभी की होती है। ठीक है, ये सभी ग्रहों की होती है। जो भी क्रांति वृत्त के खंड में चल रहा है उन सब की संक्रांति होती है। सूर्य की संक्रांति को हम प्रधान मान से लेते हैं। तो सूर्य संक्रांति एक संक्रांति से और अगली संक्रांति तक पहुंचने का जो समय है, ये सौर मास कहलाता है। एक संक्रांति से, इसी तरह से साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 संक्रांतियां यानी 12 महीने हो गए। मधुमास की संक्रांति, माधव मास की संक्रांति, फिर शुक्र मास की संक्रांति, इस तरह से जो है पूरे तपस और तपस्य मास की संक्रांति, पूरे 12 संक्रांतियां और 12 महीने। और सौर चक्र जो है वो हमारा वर्षमान निर्धारित करता है। चूंकि हमारा ऋतु चक्र सौर चक्र ही है, इस कारण से हम सौर संक्रांतियों को ही प्रधानता के साथ लेते हैं। तो सौर मास का 30वां भाग ही एक अंश होता है, और यही एक अंश एक सौर दिन हुआ। ये आपको बता दिया गया। इन 30 दिनों का जो सौर चक्र है, ये सौर मास पूरा हुआ। तो आपने सौर दिन और सौर मास को ठीक से समझ लिया। सौर दिन सूर्य के द्वारा एक अंश का भोग, सौर मास सूर्य के द्वारा एक पूरी राशि मान का भोग। ठीक है प्रवेश जी, आ रही बात ठीक से? अब आए हम चांद्रमास पर। तो चांद्रमास का जो सिद्धांतों में नाम दिया हुआ, सिद्धांतों में जो
व्याख्या दी हुई है, वो दिए अमांताद अमांतम यावत 63 तिथ्यात्मक काल चांद्रमास, ये दिया है। यानी अच्छा, अच्छी बात यह है कि एक भी सिद्धांत ग्रंथ में कृष्ण पक्ष से नहीं लिखा है, एक भी सिद्धांत ग्रंथ में नहीं। सब में अमांताद अमांतम यावत, अमांत से अमावस्या के बाद, जब मैंने शुक्ल आदि, मैंने आपको 2 शब्द बताए थे ना, एक बताया था, 4 शब्द बताए थे। क्या क्या शब्द थे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमांत, पूर्णिमांत, अमांत और शुक्लादि और कृष्णादि, ये 4 शब्द बताए हैं। इनमें से 2-2 जो है एक ही बात को कहते हैं। तो अमांताद अमांताद, अमांत से यानी शुक्लादि से, और 63 तिथ्यात्मक काल, 30 तिथियों का जो काल है, ये चांद्रमास कहलाता है। यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि जो लोग कृष्णादि से मास गणना दे रहे हैं वो यथार्थ नहीं है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके 30 तिथियों का चंद्रमास जो अमावस्या पे पूर्ण होता है, इसमें पहली जो 15 दिन हुए ये पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के, और बाद के 15 दिन कृष्ण पक्ष के, तो अमावस्या। और इसी कारण से ये भी लोग जो पारंपरिक पंचांग हैं उनमें पूर्णमासी को 15 लिखते हैं। ये बात हमने परसों भी जिक्र में आई थी कि वो पूर्णिमा को 15 लिखते हैं और अमावस्या को 30 लिखते हैं। पर उत्तर भारतों में क्या है कि उत्तर भारतीयों का 30 बीच में आता है और दक्षिण भारतीयों का 30 जो है वो अंत में आता है। जैसे हमारे पंचांग का है, हम 30 नहीं लिखते हैं, लेकिन हम भी लिखें तो हमारा 15 बीच में आएगा, 30 बाद में आएगा। ठीक है। तो अमांत से अमांत अमावस्या तक का काल ये चांद्रमास होता है। अब जो सृष्टि का जो उदाहरण है वो थोड़ा सा सभी ग्रहों को एक लाइन में लगा करके प्रस्थान करके दिखाएं क्या? सभी ग्रहों को एक लाइन में लगा के प्रस्थान शुरू का, सृष्टि का, चंद्र और सूर्य का, थोड़ा सा इसको दिखाओ एक झलक। जो सृष्टि का एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि कल्प के बाद जब सृष्टि का ये ग्रहों का संचलन शुरू हुआ, वो पहले अध्याय का 24वां श्लोक है। कितने वर्ष दिया है उसमें? 17 कुछ 1,74,000 है। हाँ, ये है, देखिए इस श्लोक को भी सुन लेना बहुत ठीक है। और तब ये स्थिति आती है और तब अब चंद्रमा सूर्य प्रस्थान करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सृष्टि आदि में क्या स्थिति रही होगी कि जब सारे ग्रहक्ष देव दैत्यादि सृजतो अस्य चराचरम कृताद्रिवेदा दिव्यादा सतग्नो वेदसा गता। जब सारे ग्रह नक्षत्र आदि
तैयार हो गए तब ये आरंभ इनका जो तैयार हुए, तो इस तैयारी में ब्रह्मा को 474 दिव्य वर्ष लगे। इसका अर्थ हुआ 1,70,64,000 वर्ष लगे। और जो ये हमारे काल गणना का, जो ग्रहों की गणना का जो सिद्धांत लिया जाता है, वो कल्प काल में से इस काल को घटा कर लिया जाता है, और वो उनको भी लेना होता है और हमको भी लेना होता है। और इसकी सच्चाई का प्रमाण ये है कि इसको लिए बिना ग्रहों की आज की वास्तविक स्थिति नहीं मिलती है, ये इसी से मिलती है। तो इतने वर्षों के बाद अब देखिए, जब शुरू में चंद्र और सूर्य का गमन शुरू हुआ होगा तो एक जगह से चलेंगे, तो पहला जो दिन हुआ होगा वो चंद्रमा आगे बढ़ा होगा, तो पहला दिन क्या हुआ होगा? सृष्टि का पहला दिन जो है क्या हुआ? शुक्लादि हुआ। और वही मैंने आपको बताया भी था कि ये पहला दिन सृष्टि आदि का उदाहरण आपको ये दिखाया। ये जब चलना शुरू करेंगे तो शुक्ल प्रतिपदा में चलना शुरू करेंगे, सूर्य से प्रस्थान की प्रवृत्ति के साथ सृष्टि आदि में शुक्ल पक्ष हुआ होगा। और ये शुक्ल पक्ष स्वाभाविक ही है, चलते चलते 180 अंश पे पूरा हुआ होगा, और फिर 360 पे फिर अमावस्या जाकर के हो गई, आ गई होगी जो चंद्रवृत्त है। तो ये हुआ चंद्रमास। अच्छा, अब हम आ रहे हैं अधिम मास और 6 मासों की तरफ। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को दिन में कहा था, सुबह की कक्षा में कहा था कि शाम को हम आप लोगों को जो भी किसी को पूछना होगा तो शाम की कक्षा में हम समय देंगे। आदरणीय आचार्य जी का कल मुझे मैसेज मिला था, और उन्होंने भी इस बात पर जो वो दिया था थोड़ा कि हाँ, लोगों को हम इस तरह का, विद्यार्थियों को आप सबको समय देंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो मैंने तब उसमें भी यही बात रखी थी। तो अब आप लोगों को यहाँ तक के पहुँचने में अगर कोई बात पूछनी, परंतु एक बात ध्यान रखें, बहुत आगे की बातें मत पूछें जो हमने अभी पढ़ाया ही नहीं है। वो तो विषय वहाँ लाएगा, क्योंकि मैंने देखा है 2-1 लोगों ने वो बातें रखी हैं जिस बात का अभी प्रकरण ही नहीं आया है। उनको छोड़ करके आज के विषय में या कल भी जो पढ़ाया है या जो सामान्य जिज्ञासा, ऐसा कोई भी आपके पास प्रश्न है क्यों, तो वो आप रखें, हम उस पर आपको अपना स्पष्टीकरण देंगे। माइक ले लीजिएगा ताकि मुझे जरा सुनाई भी पड़े। जी, माइक हैं, 2 उधर हैं, 2 इधर हैं। हाँ, वो हाथ खड़ा करेंगे, आप हाँ, जिनकी जी, तरफ जी, संकेत करेंगे वो हाँ, बिल्कुल पूछ ले बिल्कुल लें। ठीक। हाथ खड़ा जी, कर। बोले। कौन बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बेटा। ओम। ओम। जी, त्रुटि का मान क्या है? हाँ, ये जो त्रुटि है ये 1 सेकंड के जो है 32,40,000 हिस्सा होता है। ये भारतीय शास्त्रीय गणना की सबसे सूक्ष्मतम गणना है त्रुटि। आप ये समझ लीजिए पूरे विश्व में इससे सूक्ष्म गणना नहीं है। ये त्रुटि का मान है। और इसको निकालने के लिए आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि एक त्रुटि जो है एक मिनट, ये एक प्राण जो है वो 10 विपल का हुआ, 4 सेकंड का हुआ। अब 4 सेकंड का जो प्राण है वो प्राण उसके फिर 60 लीक्षक बनाए, तब एक लीक्षक जो है उसमें 60 लब होते हैं, और 60 लब में एक लब जो है उसके 60 रेणु होते हैं, और 60 रेणु का एक रण जो है रेणु जो है उसकी 60 त्रुटियां होती हैं।
तो इस तरह से ये जो एक त्रुटि है इसका मान कितना अल्प है, शायद विश्व में अन्य देशों का तो इतनी कम गणना पर कहीं ध्यान भी क्या गया होगा। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे ऋषि मुनि लोग समय के सदुपयोग के बारे में कितने सावधान थे। आज जैसे समय के बारे में आप देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर की गणनाओं से जो काम पहले आप दिनों में करते थे वो काम अब सेकंडों में हो रहा है। और आगे हो सकता है कि ऐसा भी समय आए कि आज हम जो, क्योंकि अभी हमको ये असंभव लग रहा है बहुत, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी समय आए कि हमारे जो एक सेकंड में काम आज हो रहा है, आगे समय इतना बलवान, इतना यूजफुल हो जाए कि लोग उस काम को भी उस सेकंड के पहले हिस्सों, बहुत कम हिस्से में करना सीख जाएंगे और व्यवहार में वो चीज आ जाएगी। तो व्यवहार में कोई चीज आए उसके लिए संकल्पना तो होनी चाहिए पहले। तो हमारे ऋषि मुनियों की संकल्प मानना में ये बात थी कि समय को कितना विभाजित कहां कहां तक पहुंचाया जा सकता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मतलब बड़ी चिंतन की बात है ये। तो ये जो है इस तरह से इसे आप ठीक से समझ लीजिए। ये एक त्रुटि जो है ये आपके प्रोजेक्ट पर आ रही है सारी चीजें। ठीक है, ठीक, आगे जी हाँ बोले। ओम। कल वाले प्रसंग में हमारे आर्षपद तिथि पत्रक और उत्तर भारत में चलने वाले तिथि पत्रक के कृष्ण पक्ष को अंतर को समझाने के लिए आपने कृष्ण जन्माष्टमी का उदाहरण लिया था। तो मेरा अनुरोध है कि इसमें शुक्ल पक्ष के भी किसी त्योहार को लेकर के उसको समझाएं। दूसरा प्रश्न ये है कि जो एक ही प्रश्न एक बार अच्छा, बोलो ना, तब चलिए अब आप बोल चुके हैं तो बोल लीजिए। लेकिन कि वो जो रेलवे टाइम के आधार पर जो समय दिया हुआ है तो 24 तक होता है, उसके आगे की भी संख्याएं हैं तो वो स्पष्टीकरण। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हमने कल आपको ये समझाया था कि जो कृष्णादि से जो चला रहे हैं और जो शुक्लादि से चल रहे हैं, उन पंचांगों में जो त्योहार दिखाए जाते हैं उन त्योहारों में एक महीने का वैसे ही अंतर दिख जाता है। यानी हम उसको आषाढ़ में दिखा रहे हैं, वो उसको श्रावण में दिखा रहे हैं। तो उसका कारण तो आपको स्पष्ट हो गया। वो तो कारण स्पष्ट हो गया था ना कल, ठीक है, आपको भी हो गया था कारण स्पष्ट, सबको कारण स्पष्ट हो गया था कि वो जो हम जिसको जैसे ये अब श्रावण कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी आ रही है तो वो भाद्र में कैसे आई, ये स्पष्ट हो गया था ना। अब सवाल आया कि अगर शुक्ल पक्ष में त्योहार हैं तो उनका भी शुक्ल पक्ष और हमारा शुक्ल एक है। तो देखिए समझने में ये बहुत बड़ी गलती हो रही है आप लोगों से। उनका शुक्ल पक्ष और हमारा शुक्ल पक्ष एक है ये मैंने नहीं कहा है, सिस्टम एक है। वहां शुक्लादि पक्ष का सिस्टम एक है, ढंग है, वो भी शुक्ल पक्ष को के बाद कृष्ण पक्ष गिन रहे हैं और हम भी अपने आर्ष तिथि पत्रक में शुक्ल के बाद कृष्ण पक्ष कह रहे हैं। ये एक सिस्टम है, ढंग है। तो ढंग सही है, लेकिन उनका शुक्ल पक्ष और हमारा शुक्ल पक्ष उसी महीने का एक ही है ऐसा नहीं है। उसका कारण क्या है, एक मिनट के लिए जरा गंभीरता से सोचो और कोई बता सके तो बहुत बड़ी बात होगी कि क्या कारण है कि उनका शुक्ल पक्ष और हमारा शुक्ल पक्ष एक नहीं है। क्या किसी ने बात पकड़ी है? थोड़ा विचार करो, एक मिनट का समय देंगे और फिर हम कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चिंतन का मौका दे रहा हूं कि थोड़ा विचार करो, इस दृष्टि से पता तो लगे कि आप क्या विचार कर रहे हैं। आप विचार करिए कि ऐसा क्यों है कि उनका शुक्ल पक्ष हमारा शुक्ल पक्ष एक नहीं है।
उनके शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आ रहा है, यही एक है, वो ठीक है, उस सिस्टम में वो ठीक है, प्राकृतिक तरीके में है, वो शुक्ल के बाद कृष्ण पक्ष ला रहे हैं, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन फिर क्या बात है कि उनका शुक्ल पक्ष और हमारा शुक्ल पक्ष एक नहीं है? ओ जी, माह का भेद आप पूछ रहे हैं ना? हैं? महीने का भेद है। हाँ, शुक्ल पक्ष तो दोनों मानते हैं। हाँ। महीने का भेद है, उस महीने के भेद का कारण क्या है? हाँ जी, बहुत कुछ सही है, बहुत कुछ सही है। बस इसको थोड़ा और वैसे ढंग से कहेंगे, उनकी जो संक्रांतियां हैं वो संक्रांति भेद है, वो संक्रांतियां गलत ले रहे हैं और हम संक्रांति सही ले रहे हैं। हम संक्रांति वैसा ले रहे हैं जैसा हमें वेद ने दर्शाया है, वो संक्रांतियां वैसे ले रहे हैं जैसा कहीं है ही नहीं। उदाहरण के लिए आप मकर संक्रांति लेंगे 22 दिसंबर को, तो आपका सौर महीना 22 दिसंबर से हो जाएगा। 22 दिसंबर आपके पंचांग में आप 22 दिसंबर देखेंगे तो उसमें माघ मास की 1 गते लिखा होगा। देखो जरा अपने पंचांग में सब लोग 22 दिसंबर को देखो, देखिए, देख करके काम करिएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अच्छा है। 22 दिसंबर को लाइए, 22 दिसंबर का है, पेज नंबर है 85, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। 22 दिसंबर को कितनी गते हैं? 1 गते का मतलब माघ महीना शुरू हुआ। हमेशा ध्यान रखें, 1 गते का मतलब हुआ महीने का शुरू होना। और इससे पिछला पन्ना पलटो, उसमें संक्रांति कब लिखी है? मकर संक्रांति, हाँ 30 गते में लिखी है। 30 गते महीने, पिछले महीने का आखिरी दिन, और उसमें भी 27:19 पर हुई है, मध्य रात्रि के करीबन हुई है, मध्य रात्रि के भी बाद हुई है। तो स्वाभाविक है कि जो 22 दिसंबर है ये माघ का पहला मध्य हुआ। लेकिन बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये आपको अस्थायी तौर पर समझा देगा बात को, अब आपसे भूल नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनकी मकर संक्रांति होती है 15 जनवरी को। कब होती है? 14 जनवरी को। वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति, तो उनका माघ 14 जनवरी से पहले हो ही नहीं सकता, और 14 जनवरी को तो हमारा माघ आधा हो चुका होगा। अब 22 दिसंबर के बाद देखो पहला शुक्ल पक्ष कब आया? 22 दिसंबर के बाद देखो अमावस्या, और उसके बाद पहला शुक्ल पक्ष कब है? बिल्कुल 3 गते है। इस 3 गते को यानी 24 दिसंबर को हमारा माघ शुक्ल लग गया, और उनका माघ शुक्ल लगेगा 14 जनवरी के बाद का पहला शुक्ल पक्ष। अब अपने पंचांग में देखो 14 जनवरी के बाद पहला शुक्ल पक्ष कब है? बहुत सही, अच्छी पकड़ी आपने। 14 जनवरी के बाद पहला शुक्ल पक्ष कब है? चौदह जनवरी के बाद पहला शुक्ल पक्ष है 22 जनवरी को, हाँ 2 गते, वो अगले महीने की तपस्या मास की। तो 2 गते आ रहा, उनका जो माघ लगेगा ये 22 जनवरी से लगेगा। उनका माघ शुक्ल पक्ष होगा 22, ध्यान दे रहे हैं आप, 22 जनवरी से उनका माघ शुक्ल होगा। और आपका माघ शुक्ल कब हो गया? आपका माघ शुक्ल हो गया 24 दिसंबर से। अब उनका आपका अब दक्षिण भारत वालों का 24 दिसंबर वो 22 जनवरी से माघ शुक्ल शुरू हुआ, और तब उनका फिर माघ कृष्ण आएगा। और हमारा जो है वो 24 दिसंबर को माघ शुक्ल आया, और तब फिर माघ कृष्ण आया। तो सिस्टम में हम और वो एक हैं, इसका मतलब ये नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, कल मैंने यही बात रखी थी आप लोगों के संज्ञान में कि हमारा एक वाक्य है कि सारे प्रचलित पंचांग गलत हैं।
तो अगर ऐसा होता तो फिर दक्षिण भारत के लिए हम कैसे कह सकते हैं ऐसा? ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन उनका जो मास गणना है वो मास गणना उन्हीं गलत संक्रांतियों पर है जो गलत संक्रांतियों की उत्तर भारत पर है। उत्तर भारत के पंचांगों में 2 गलतियां हैं बेस की, उनके पंचांग में 1 गलती है, लेकिन मास गणना को तो अव्यवस्थित कर ही रहे हैं ना। इस कारण से शुक्ल पक्ष में भी जो त्योहार आते हैं, उदाहरण के लिए आपका जो त्योहार शुक्ल पक्ष में, उदाहरण के लिए अब आप उसको देखिए, रक्षाबंधन को देखिए। आपका जो रक्षाबंधन है वो 13 जुलाई को है। आप देखें 13 जुलाई का पंचांग देखो और उधर त्योहारों में देखिए कि क्या लिखा है। ठीक है, पृष्ठ देख संख्या लिया आप लोगों ने? 63। हाँ 63 पेज होगा शायद, मैंने पेज नहीं खोला है, हैं? 63 पेज पर 13 जुलाई में दिखा दो जरा इनको, लिखी हुई हमारे रक्षाबंधन लिखा हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 22 गते 13 जुलाई को पंचांग में देखो, देख के बताओ, नहीं मिला है तो फिर मुझे बताओ, क्योंकि ये आपको देखना ऐसे ही अभ्यास बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमारा श्रावण शुक्ल पक्ष शुरू होने के बाद जो पूर्णिमासी आई, उस पूर्णिमा में हमारा रक्षाबंधन का त्योहार लगा है। उनका त्योहार, उनकी श्रावण शुरू होगा तो उस श्रावण के शुक्ल पक्ष की उस पूर्णिमा में लगेगा, तो उनका लगा है 11 अगस्त को। अब आप 11 अगस्त को देखिए, 12 या 11 अगस्त, मुझे हो सकता है कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रही हो, 12 अगस्त। अब वो 12 अगस्त को त्योहार लगा रहे हैं, तो जो आपको हम कह रहे हैं कि देखो इस बात में कोई वो नहीं है कि त्योहारों से क्या लाभ होता है और क्या नहीं होता है, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि हमारे संस्कृति के निर्माताओं ने, संस्कृति के पोषकों ने जो हमारे लिए त्योहारों की व्यवस्था रखी, तो इस त्योहारों के पीछे भी कुछ तो अब रक्षाबंधन का त्योहार है, बनाया है, मकर संक्रांति बनाई है, और आप लोगों से कह भी रहे हैं कि मकर संक्रांति को जो है वो नहाने से, गंगा में नहाने से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, ये लाभ होता है। चलो ठीक है, हम कह रहे हैं होता है, परंतु होगा तो तब जब उस दिन मकर संक्रांति होगी भी तो। मैं आज आपको एक, अभी हम गणित लाए हैं आपके लिए और वो गणित करके दिखाएंगे, हम आपको एक एक दिन का दिखाएंगे। अभी एक दिन के पाठ्यक्रम में हमारे वही बात है, हमने आपको 15 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के सूर्योदय गणित करके दिखाने हैं, रोज का दिनमान बताना, और आपको खुद दिखेगा कि क्या अंतर हो रहा है और कैसे दिनमान बढ़ रहा है और कब फिर घटना शुरू हुआ। आपको देख करके आश्चर्य होगा, बहुत खुशी हो जाएगी। तो मैंने देखा है कि गंगा में स्नान कर रहे हैं बड़े बड़े मंडलेश्वर और उपदेश दे रहे हैं लोगों को कि आज से दिन का बढ़ना शुरू हुआ। ये कब कह रहे हैं? 14 जनवरी को। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। आप कह रहे हैं यूं गंगा जल में डाल करके, हमारे ज्ञानी जी कह रहे हैं कि आज से दिन का बढ़ना शुरू हुआ, आज उत्तरायण है, आज मकर संक्रांति है, आज सूर्य को अर्घ्यदान करो। करो, जरूर करो, हम कह रहे हैं, हमारा इससे कोई वो नहीं है। लेकिन आप, और हम ये भी मान रहे हैं कि पुण्य हो, क्योंकि मैंने शिव महापुराण में एक श्लोक पढ़ा है, उस श्लोक की बात मैं कल करूंगा, आज नहीं, क्योंकि वो अच्छा श्लोक है, समझने लायक है। जो जो चीज़ सही है उसको सब जगह से लेना चाहिए। महर्षि जी ने यही कहा है कि हमें तो सिर्फ ये बात चाहिए कि वो वेद के अनुकूल है या नहीं। कोई भी कह रहा है, ये बेटी कह रही है, ये बेटा कह रहे हैं, ये बेटा कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं, लेकिन बात अगर वेद सम्मत है तो ठीक है भाई। वेद सम्मत नहीं हो वो बात नहीं चाहिए हमको। तो यहां पर बात आपकी ये पूरी कर रहा हूं
कि आप लोगों को ये व्यवस्था से आ जाना चाहिए कि दक्षिण भारत का जो सिस्टम है शुक्लादि और कृष्णादि, यहाँ गुजरात में भी है, गुजरात में भी शुक्लादि चलता है, तो वो सिस्टम सिर्फ इस सिस्टम, बल्कि यहाँ गुजरात में तो एक और बात है, अब वो उनका सिस्टम है जो साल आपका चैत्र से शुरू होता है, वो यहां गुजरात में कार्तिक से शुरू होता है। गुजरात में संवत, ध्यान रख लीजिएगा आप, गुजरात का आज से नहीं, बहुत अज्ञात साल, मुझे ज्ञात नहीं है कि कब से हुआ ऐसा। गुजरात में कार्तिक शुक्ल पक्ष से नया संवत लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष से नहीं लगता। यह गुजरात की और अलग बात है। और इस बात ने ही एक बहुत बड़ा उलझन बना रखी है हमारे आर्य विद्वानों को बहुत सी तिथियों के निर्धारण में। उस विषय पर मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वो फिर एक अलग बात पैदा हो जाती है। पर आपको सिर्फ इतना समझाना है मुझे कि शुक्ल पक्ष के लिए भी और कृष्ण पक्ष के लिए भी आवश्यक, सबसे पहली आवश्यकता है, ज्योतिष गणनाओं की सबसे पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपकी जो संक्रांतियां हैं ये संपातों से और अयनों से जुड़ी हुई हों। जी। और देश में कहीं के भी पंचांगों में, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, कहीं के भी पंचांगों में ये सद्गुण नहीं है। इसी एक बल पर हम कहते हैं कि सारे पंचांग अव्यवस्थित हैं, गणना के आधार पर सही नहीं है। और जब तक ये गणना का आधार सही नहीं होगा, तब तक तो पंचांगों को सही कैसे कह सकते हैं? ठीक है, तो आपकी समझ में बात आ गई, शुक्ल पक्ष कैसे अलग होगा? जी, इस विषय में एक बात पूछनी है कि चैत्रादि महीनों के नाम का भी एक आधार है नक्षत्र का, तो वो किनके पक्ष में जाता है? आपने जो कहा उसमें क्या नक्षत्र से युक्त ये काल बनता है या उनका बनता है? जी देखिए, चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ये आपके अष्टाध्यायी में पाणिनि महाराज ने भी समझाया है। परंतु देखने की बात यह है कि पाणिनि वहां व्याकरण पढ़ा रहे हैं, ज्योतिष नहीं पढ़ा रहे हैं, शब्द रचना पढ़ा रहे हैं। चित्रा से चैत्र शब्द कैसे बना, विशाखा से वैशाख, पुष्य से पौष, इस पर हमने एक लिखा है। ये बात हमारे सामने आदरणीय आचार्य सुद्युम्न जी ने उठाई थी और उस पर हमने लिखा है कि पूर्णमासी में जो नक्षत्र होगा उससे महीना होगा। हमने अपनी गणनाओं में इस बात को सही से नहीं पाया है। हमने ये पाया है कि कई बार ऐसा होता है कि पूर्णिमा पे वो नक्षत्र होता ही नहीं है। हमने पढ़ा, मैं आपको अभी भी उदाहरण दे दूंगा, अभी भी इसी पंचांग में दे दूंगा, मैं आपको 5 उदाहरण दे दूंगा, एक नहीं 5 उदाहरण दे दूंगा मैं, और मैंने दिए, आप नोट करना। अगर आपके पास पुराना पंचांग हो, आ गया मेरे पास, नेट आ गया, मैं आपको इस पर से आपको बता सकता हूँ। उनको दिनों को गिना रहा हूँ मैं आपको, और पूरी बात कहने के लिए अभी बहुत कुछ सुनना समझना पड़ेगा। पर मैं तब तक एक बात रखूं, ये जो कार्तिक आदि संवत व्यवस्था है ये इतनी प्राचीन है कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो एक अध्याय में वो कहते हैं ना कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, धनुर्धरों में अर्जुन हूँ, जहाँ प्रत्येक जिस भी वर्ग की बात कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठतम या उसमें प्रथम वो अपने आप को बताते हैं। तो कहते हैं कि ऋतुओं में तो वसंत हूँ, लेकिन महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। तो संभवतः उस समय भी यही व्यवस्था चलती रही होगी, वही प्रथम महीना रहता होगा उनका। तो ये गुजरात में ये कार्तिक आदि व्यवस्था बहुत प्राचीन व्यवस्था है और बहुत लंबे समय से। वो कार्तिक आदि पे नहीं बोल रहे हैं, वो महीनों के, देखिए इस साल के पंचांग की बात बता रहा हूँ। ये एक व्यक्ति हैं, मुझसे उन्होंने यही सवाल किया है जो आदरणीय आचार्य जी ने किया है कि महीना जो है वो पूर्णिमा होती है, उस दिन नक्षत्र होता है, उसी के नाम से होते हैं। तो उनको मैंने ये लिखा कि आगामी आश्विन पूर्णिमा को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, अश्वनी नहीं है। अब जो
उत्तरा वो आ रहा है ना, आश्विन आ रहा है, आश्विन की पूर्णिमा को पारंपरिक पंचांगों में मैंने उनको लिखा कि आगामी आश्विन को, आश्विन पूर्णिमा को उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, अश्विनी नहीं है। फिर कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र है, कृतिका नहीं है। फिर आगे लिखा कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र है, मृगशिरा नहीं है। आप नोट कर लीजिए, चेक कर लेना, अभी पुराना पंचांग अगर आपके पास में हो आप देखना। तो मैंने ये लिखा कि मार्गशीर्ष मृगशिरा नहीं है, और तो और पौष पूर्णिमा को आर्द्रा नक्षत्र है, पुनर्वसु नहीं है, पुष्य नहीं है। मतलब पुष्य तो छोड़िए, पुनर्वसु भी नहीं है। पुष्य तो पुनर्वसु के बाद आएगा ना, पुनर्वसु और पुष्य। तो पौष पूर्णिमा के दिन आर्द्रा नक्षत्र है, पुनर्वसु भी नहीं है, और तब पुष्य की तो बात ही क्या करें। तो अब ऐसे ही कहने की तो कुछ वो नहीं है। अब जो दूसरी बात है जिससे हम सहमत नहीं है, हमारी गणना अलग जाती है, सभी इस बात को मान रहे हैं। इस बात पर अभी हमें बहुत ज्यादा वो करना पड़ा था। सभी का यही कहना है कि नक्षत्रों के अनुसार पूर्णिमा होती है। हमारा कहना है कि इन्होंने क्या करा है कि नक्षत्र 27 लिए हैं और 27 को भी बांट करके समान लिया है। उन समान नक्षत्रों पर ही ये आता है पूर्णिमासी के दिन वो नक्षत्र, अगर आता भी है तो जब नक्षत्रों का मापन ही गलत है तो इसको आप सिद्धांत कैसे कह सकते हैं? ये है हमारा सवाल। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये बड़ी है, बेटा एक गोला बनाओ अंदर राशि का और उसके बाहर बनाओ एक नक्षत्र का विस्तार बनाओ। एक छोटा गोला बनाओ भीतर का और एक बाहर का गोला बनाओ बड़ा। तो ये बात जो है एक बहुत बड़ी चर्चा की बात है, पर हमारे पास इसका सीधा उत्तर है कि सारे नक्षत्रों की सारी पूर्णमासियां इसी क्रम में आती हों, ये ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये जो है ये भीतर का वृत्त राशि मंडल है और बाहर का वृत्त जो है वो नक्षत्र मंडल है। अब ये नक्षत्रों के चलने की गति अलग है और राशियों के चलने की गति अलग है। अब इनमें एक राशि के साथ वही नक्षत्र बना रहेगा जो अभी मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा भी नहीं लगा है। अभी वो होशंगाबाद से किसी ने वो पुस्तक छापी है और उसमें राशियां दी हैं, वही अश्वनी भरणी और कृतिका का एक चरण, चूचे चौला, एक, हाँ यही पुस्तक है वो। मैंने देखा है वही सब बातें, अब वो लिखी भी हैं दूसरे ढंग से और दी भी वही बातें हैं। और ये सब क्या है, एक मैं समझता हूँ कि मैं जो जिस राह पे आर्य समाज को चाहता हूँ देखना कि वो एक शुद्ध वैदिक, उसमें अब कुछ भी कहो और उसको वैदिक ज्योतिष नाम दे दो, कुछ भी कहते रहो और उसको वैदिक ज्योतिष नाम दे दो। तो अब ये कल कोई ऐसे दाल रोटी का ढाबा नाम लिख देगा, वैदिक ढाबा, तो अब क्या करें बताओ। स्थिति ये हो रखी है। अरे वैदिक शब्द का एक मतलब मखौल बनता जा रहा है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप वैदिक कैसे हैं भाई, क्यों हैं ये। तो ये जो 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 चल रहे हैं, ऊपर नक्षत्र चल रहे हैं, देखो बहुत साधारण सी बात है। बहुत मैं समझता हूँ आप बच्चियों की भी, छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप सबकी समझ में आसानी से आ जाएगा कि दोनों एक गति से घूम नहीं रहे हैं। तो दोनों की चीजें समान रूप से सर्वदा कैसे हो सकती है? आ रही समझ में? नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती है। उसकी गति बिल्कुल ना के बराबर है। इनकी गति एक वार्षिक तौर पर बंधी पड़ी है। तो इसी वजह से अब इनको अश्वनी भरणी कृतिका का पहला चरण मेष राशि से जोड़ के लेना पड़ रहा है, तो केवल फलित ज्योतिष के चक्कर में है। क्योंकि ये गड़बड़ाने से फलित ज्योतिष का सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। ये जो गुण मिलान, शादी मिलान, मुहूर्त देखना, ये सब हिसाब किताब का कहीं कोई कुछ रह नहीं जाता है। और तो इसलिए आचार्य जी इस पर अभी हम भी ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि हमको नक्षत्रों के अनुसार पूर्णमासी और मासों का नाम जो है वो एक अस्थाई समाधान नहीं मिला है। लेकिन हमने जो इसमें दिया, हमने इसमें क्या दिया है बस वो सुन लीजिए, और वो अस्थाई समाधान है।
उसमें कोई व्यतिक्रम, विरोध, अपवाद नहीं है, न आज है और न आगे कभी होगा। हमारा सिद्धांत है कि सूर्य की संक्रांति को सही से लो। पहली बात क्या बोला? अब वो सही से शब्द का क्या मतलब है, इसको किताब में नोट करोगे आचार्य जी को, ये सही से का मतलब पूछना है। कहीं मैं भूल जाऊं, कोई पूरे पाठ्यक्रम में हो सकता है आपको किसी दिन ये स्पष्ट न कर पाऊं, तो आपने मुझे याद दिलानी है कि संक्रांति को सही से का क्या मतलब था आपका। क्योंकि अभी तो मैंने वो वेद के अनुसार तो बता ही दिया है, लेकिन अभी गणना में कुछ और बताना है। वेद के अनुसार तो बता दिया, संपात और आयनों से जोड़ के लो। सही से का क्या मतलब है? तो संक्रांतियों को सही से लो और उसके अनुसार सौर मासों के नाम हो, और सौर मास के नाम होने पर जो पहली शुक्ल पक्ष आए, पहला शुक्ल पक्ष आएगा, वो उसी सौर मास के नाम का होगा। ये सिद्धांत इस पंचांग में लिया गया है, रखा गया है, और यही वैदिक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की कभी काट नहीं होगी। इसके साथ ही आज ठीक है आचार्य जी, वैसे तो अभी कुछ और भी पूछना है जो आपने बातें रखी, स्पष्टीकरण के लिए पूछ रहा हूँ। तो आपने ये कहा कि आपके जो चैत्रादि मास हैं वो नक्षत्रों से जुड़े हुए नहीं हैं। नहीं, और जो परंपरागत हैं उनके भी जुड़े हुए नहीं हैं। हाँ उनके जुड़े हुए, उनके भी कहीं कहीं नहीं जुड़े हुए। उनके कहीं जुड़े हैं, कहीं नहीं जुड़े। अच्छा, दूसरी बात, आप जो चैत्रादि नाम ले रहे हैं, हाँ। ये मधु माधव से जोड़ के आप इसको सौर चैत्रादि मास कह रहे हैं? हाँ, या बिल्कुल। एक मिनट, प्रश्न पूरा हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, चैत्र, मैं प्रश्न पूरा कर दूं पहले। तो जो चैत्रादि आप मधु माधव से जोड़ रहे हैं, तो ये जो चैत्रादि हैं ये आपके सौर मास के हैं, और जो परंपरागत चैत्रादि मास ले रहे हैं वो चांद्र मास ले रहे हैं। क्या ये दोनों में भेद है, या आप भी चैत्रादि जो ले रहे हैं वो चांद्र मास ले रहे हैं? देखिए, हम जो सौर मास हैं उन्हीं को चंद्रमास के नाम पर भी ले रहे हैं। यानी मधु सौर मास हमारे लिए मधु चांद्रमास है। उस मधुमास को हमने चैत्र नाम दिया है, तो वो उसके लिए शास्त्रों में दिया हुआ है, सूर्य सिद्धांत में दिया है कि मधु माधव चैत्र बैसाख हैं। ये सूर्य सिद्धांत में दिया है। तो जब हम मधु को, मधु सौर को मधु चांद्र लेंगे तो वही तो हमारा चैत्र भी हुआ। मधु माधव ही चैत्र है। ये एक तो सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है, वो मैं आपको श्लोक देता हूं, और एक जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक श्लोक है, वो है देखिए, चैत्रो मधुरिति स्मृतः वैशाखो माधवः प्रोक्तो शुक्र ज्येष्ठ उदाहृतः शुचि प्रोक्तस्तथा आषाढ़ो नभः श्रावण इष्यते प्रौष्ट्र पदो नभस्यश्च ईशश्च वायुज्यो स्मृतः ऊर्जाख्य कार्तिको प्रोक्तो मार्ग शीर्ष सहस्रस तथा सहस्य पौष इति उक्तो माघ स्यात् तपोवच। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया हुआ है कि मधुमास माने चैत्र मास, माधव मास माने बैसाख मास, और यही उसमें दिया है, सूर्य सिद्धांत में दिया है। वो सूर्य सिद्धांत ने भी वहाँ लिखा है, मधु शुक्लादि भी ऐसा दिया है सूर्य सिद्धांत ने। और तो मैंने नाम जो दिए हैं वो इसलिए दिए हैं, मधुमास मेरे लिए सौर मधु है, और सौर मधु के अनुसार जो महीना लगे, मैंने आपको बताया कि नामकरण सौर महीनों का होता है, और चंद्र मास अनुवर्ती मास है। तो आपका तो ये कहना है कि मधु आदि जो नाम है वो सौर मास हैं, हाँ, और चंद्रादि हैं, उस चैत्रादि हैं, वो उसके अनुसार चांद्र मासों को आपने जोड़ा है। हाँ। अभी जो आपने जो श्लोक पढ़े हैं, चाहे वो सूर्य सिद्धांत का है या विष्णु पुराण का, उसमें मधु को और चैत्र को एक माना है। हाँ। तो क्या वो मधु आदि को चांद्रमास मानते हैं? अब वो मधु चंद्रमास मानते हैं, क्यों नहीं?
मधु आदि को चांद्रमास मानने की बात नहीं है। ऐसा है कि चांद्रमास और सौर मास दोनों का नाम एक ही है। हाँ, ये बात सौर चैत्र या चांद्र चैत्र, बात एक ही है। जो मास है वो सौर है, और उस सौर मास के बाद जो चांद्रमास से शुरू होता है उसको सौर मास के नाम से ही कहा जाता है। यानी कि मधु मास के बाद जो मधु शुक्ल पक्ष जो आ रहा है, जो चांद्रमास से शुरू हो रहा है, वो मधु का चांद्रमास है। सौर चैत्र के बाद जो चांद्रमास शुरू हो रहा है उसको भी चैत्र मास ही बोलते हैं। ये नामों की व्यवस्था ऐसी ही है कि मूल रूप में मासों के नाम सौर मासों के नाम है। उस सौर मास के बाद जो चांद्रमास शुरू हो रहा है उसको भी उसी ही नाम से पुकारा जाता है। तो व्यवहार में जब इसको लाते हैं तो जब सौर महीनों की बात होती है तो हम बोलते हैं सौर चैत्र, सौर और जब वैशाख। चंद्रमा की होगी और तो जब तिथियों के अंतर्गत चांद्रमासों की बात होती है तो सौर हम या कहेंगे चांद्र चांद्र शब्द का चैत्र। इस्तेमाल नहीं करते, तब खाली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ऐसे बोलते हैं। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सौर चैत्र तो सौर मधु के बिल्कुल बराबर है, हाँ, लेकिन जो चांद्र चैत्र है वो कुछ दिनों बाद में प्रारंभ होता है। जी, सौर चैत्र के बाद जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा वो आपका चांद्र चैत्र कहलाएगा। हाँ, तो आपका सौर चैत्र और चांद्र चैत्र ये अलग अलग तिथियों अलग अलग दिनों से प्रारंभ और अलग-अलग अंत होते हैं। सब जगह ऐसा ही होता हाँ, है। सब जगह ऐसा है, आपका भी ऐसा ही है। जी। तो दूसरा इसमें साथ में कि जो चैत्र, पौराणिक पंचांगों में भी ऐसा ही है। हाँ सब में है, ठीक हाँ, है, हाँ। वो मतलब उसके अनुसार बोले तो ये जो चैत्रादि नामकरण है वो अभी जो पंचांग है उसमें अनवर्थ नहीं है, ना आपके में अनवर्थ है ना उनके में अनवर्थ है, जी बिल्कुल यौगिक संज्ञा नहीं है। नहीं। तो उस दृष्टि से पाणिनि भी हमारे लिए एक प्रमाण है कि उन्होंने उस काल में जो भी किया, उन ये जो महीनों के नाम आए हैं ये अनवर्थ संज्ञा है सारी, तो वो अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है। जैसा नाम है वैसा दिख नहीं रहा है। ये एक जो आप दृक वाला कह रहे थे ना, तो नामकरण तो चैत्र है लेकिन दृक नहीं हो रहा है, वो इसका सामंजस्य कैसे करेंगे? नहीं, नहीं, पूरा दृक हो रहा है। दृक नहीं हो रहा, जो हमें ऐसा लग रहा है। जैसे मैंने कल भी बताया था ना कि राशियों और नक्षत्रों का संबंध स्थिर नहीं होता। जिस समय महर्षि पाणिनि इस बात का उदाहरण दे रहे हैं, अच्छा मैं एक छोटे से उदाहरण से कहूँ कि मैं आज पीले कपड़े पहनकर आया हूँ तो मुझे पीताम्बरी कह सकते हैं। मैं अगर कल श्वेत वस्त्र धारण करके आ जाऊं और फिर कोई बोले कि नहीं वो तो पीताम्बरी है, अब तो वस्त्र चेंज हो गए ना। नक्षत्रों और राशियों का संबंध जो बदलता है वो बहुत लंबी साइकिल है, बहुत लंबा वृत्त है। कल मैंने बताया था तकरीबन 26-27 हजार वर्ष में ये एक चक्कर इनका पूरा होता है। तो क्या है कि उस समय में जो सौर, जिसको हम मधु कह रहे हैं, उसके बाद जो चांद्रमास लग रहा था, तो चैत्र एक विशेषण के रूप में है। जिस मास में पूर्णिमा के समय चैत्रा नक्षत्र हो उस मास को चैत्र मास बोलते हैं। तो उस समय ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं होता। और महर्षि पाणिनि से 26-27 हजार साल बाद दोबारा ऐसा होने लग जाएगा। हाँ, बहुत बात का है ये संबंध, राशियों और नक्षत्रों का संबंध स्थिर नहीं होता, इसलिए ये अंतर आता है। दृक जो व्यवस्था है वो क्या है, आज जो चैत्र मास की पूर्णिमा जिस नक्षत्र में दिख रही है या जिस नक्षत्र में हमारे पंचांग में दिखाई जा रही है, उस समय पूर्णिमा में वही नक्षत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है तो हमारे द्वारा दिखाया गया नक्षत्र सही है, और अगर किसी दूसरे पंचांग में उस पूर्णिमा को कोई और नक्षत्र दिखाया है तो फिर वो गलत है। दृक का तात्पर्य यह है कि मधुमास अर्थात वसंत ऋतु के पहले महीने की पूर्णिमा को जो नक्षत्र हम दिखा रहे हैं वही अगर आसमान में दिख रहा है तो वो दृक तुल्य है। संज्ञा से कंफ्यूजन हो सकता है कि हम उसे चैत्र कह रहे हैं, आप ये कहेंगे कि चित्रा नक्षत्र नहीं दिख रहा है, तो वो दृक तुल्यता की बात नहीं है, वो नामकरण का भेद है, क्योंकि राशि और नक्षत्रों का संबंध जो है वो स्थिर नहीं है। तो वो दूसरी बात आपने जो कही कि पाणिनि महाराज प्रमाण है, बिल्कुल प्रमाण है। वो शब्द में जो उन्होंने दिए व्याख्या, शब्दों की जो संरचना बनाई है वो प्रमाण है। व्याकरण में जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो प्रमाण है। अब उनको बहनों के नाम से जोड़ के, उससे पहले क्या था फिर? महर्षि पाणिनि जी से पहले फिर क्या कहा जाता था शब्दों को? पहले मधु माधव मास वेद में, तो वेदों में है, और वेद तो शुरू से है। चैत्र शब्द तो बाद में आया। चैत्र वैशाख का तो वेदों में नाम भी नहीं है कहीं।
इसलिए हम कहते हैं कि मधु माधवादि ही, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ ना, मैंने तो परसों आपको ये भी तो कहा, कल या कल, कि मैं तो राशियों को भी मधु माधव कर दूंगा अगर मुझे आगे चल करके साथ सहयोग मिला बुद्धिजीवियों का। तो मैं तो ये मेष वृष राशियों को भी हटाने के चक्कर में, मधु माधव राशियों के भी नाम होंगे, मधु माधव सूर्य और सौर महीनों के भी नाम होंगे। और चूंकि चंद्रमास सौर मासों के अनुवर्ती है, ये सिद्धांत है, इसलिए सौर मास जो होगा उसी नाम का चांद्रमास होगा। अब एक बात है समझने की कि सौर मासों में और चंद्रमासों में अगर अंतर है तो कितना होगा, वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनके दोनों के वर्षमान में अंतर है। पहले वर्ष 11 दिन, अब देखिए पहले साल आपको चंद्रमास और सूर्य मास में 11 दिन का अंतर दिखाई देगा, अगले साल ये दिन 22 दिन का होगा। हो सकता है कि आपका मधुमास खत्म हो गया होगा और तब आपका चंद्रमा का मधुमास लग रहा होगा। तो ये परमिटेड है, क्योंकि 22 दिन का गैप है, अंतर सिद्ध है। अब जब तीसरे साल में 11 दिन बने तो 22 और 11 33 हो गए। तो उन्होंने फिर इसीलिए तो कराई कि चंद्रमास मधुमास से बहुत आगे ना भाग जाए, किसी भी सौर मास से बहुत आगे ना चला जाए, इसलिए उसको पीछे लाओ। तो तब उस 30 दिन का एक महीना एक्स्ट्रा कर दिया। लेकिन ज्ञान की बात यह है कि उस महीने का नाम क्या रखा, जिस महीने का अधिक हुआ उस महीने का नाम क्या रखा, तो उसी पहले वाले महीने से रखा। ये बहुत बड़ी समझने की बात है। मधुमास के बाद जो महीना अधिक मास होगा उसका नाम भी अधिक मधु होगा। ये है बात, बस इतनी सी बातें हैं और इनमें कोई प्रतिरोध नहीं है कि हमारे महीनों में पूर्णमासी से गणना करके ये क्रम हमेशा कुछ सालों के बाद बदल जाएगा, क्योंकि नक्षत्रों की गति अलग है और वो राशियों से जुड़ करके सर्वदा एक जैसे नहीं। जी, तो इसमें चैत्रादि नाम रखने की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी वैदिक में। मधु माधव से चले चैत्रादि, जब अनवर्त, मैं बात पूरी करूं, जब चैत्रादि अनवर्त है ही नहीं और पाणिनि के समय रहे होंगे, वो तात्कालिक उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, आपके अनुसार बोल रहा हूं मैं, और आज ये अनवर्त संज्ञा नहीं है, तो ये शब्द भी फिर वैदिक पंचांग से हटने चाहिए। केवल मधु ही सौरमास भी हो जाएगा और उसका अनुवर्ती मधु चांद्रमास हो जाएगा, उसमें कोई आपत्ति है? अब नहीं, बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, अगर हम पंचांग को इस तरह से कर देंगे तो समाज को समझ में कैसे, अगर ये बात हम आपको कहें और इसमें चैत्र आदि नाम ही ना हो, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि चैत्र मास में और मधुमास में अंतर है? जो बात आपको समझ में आ रही है, ये लोगों को कैसे समझ में आएगी? हमारे अगर हमने किसी चीज को समझाना है तो हमारे पंचांग में दोनों चीजें होनी चाहिए ना, तभी तो कोई आदमी समझ पाएगा। अगर हम अपने पंचांग में चैत्रादि नाम देंगे ही नहीं तो लोग उसको कोरिलेट कैसे करेंगे? कैसे उन्हें पता चलेगा कि अच्छा ऐसा है कि मधु और चैत्र जो है ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनका तो संबंध ही नहीं है। तो वो जब तक चीजें व्यवहार में हैं, जैसे वार है, वेद में नहीं है लेकिन व्यवहार में है, जैसे ग्रेगोरियन डेट है, बिल्कुल भी वैदिक नहीं है लेकिन हमें अपने पंचांग में देनी पड़ेगी, नहीं तो आप उस पंचांग को समझेंगे कैसे? हाँ, आदर्श स्थिति यह है कि आप सब उस पंचांग को समझ जाएं तो ग्रेगोरियन डेट भी हटाई जा सकती हैं, सब कुछ किया जा चैत्र सकता है। शुक्लादि, चैत्र वैशाख आदि भी हटाए जा सकते हैं, गते भी गते रहेंगी, दिनांक हट जाएंगे, ये चीजें हट जाएंगी। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है, जब तक उस स्थिति पर नहीं पहुंचते हैं तब तक इन चीजों का रहना आवश्यक है और इन चीजों को संवाहक होना, मतलब आप लोगों को पता चलना आवश्यक है। अभी देखिए, हम इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इस बात को समझने में कितना समय ले रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आम पब्लिक समझ जाएगी हमारी बात को? सोच लीजिए जरा, कितना कठिन है ये काम करना। मैं जानता हूँ, मैं अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ इस बात को रिकॉर्ड ना करा जाता तो ज़्यादा ठीक रहता। नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक व्यक्ति ने मेरे पंचांग को लिया, बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, और उनने ऐसे करके वहाँ कूड़े में फेंका, ये आर्य समाजियों का पंचांग है ये, और वहाँ फेंक दिया। ये हाल है लोगों की। लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्य समाजियों के पंचांग का क्या मतलब है भाई। तो बहुत बड़ा संघर्ष है
ये तो हमारा जो इस कदम है, संघर्ष में एक बड़ी मजे की बात है कि वो लोग कहते हैं कि ये आर्य समाजियों का पंचांग है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये और कुछ आर्य समाजी ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, इसमें तो करवा चौथ भी दिखा रखा है, हम नहीं मानते, हम इस हम नहीं पंचांग मानते। को अब देखो हमारी स्थिति देखो कितनी बड़ी विकट हो रही है। अब न तो वो मानते हैं ना ये मानते हैं। वो कह रहे हैं ये करवा चौथ है, ये क्या आर्य समाजियों का त्योहार है? तो ऐसा नहीं है, ये पंचांग किसी एक समाज विशेष के लिए नहीं है, ये भारतवर्ष के लिए है, हिंदुओं के लिए है, सबके लिए है। इसे सबको समझना पड़ेगा, समझ के समझ आएगा बात आपको जो है बड़ी कठिन स्थिति है। एक व्यक्ति हैं आर्य समाज के, बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा आपने इसमें ये, उन्होंने वापस कर दिया वो लोगों को, बोले आपने तो इसमें मुहूर्त भी दिए हैं, वाहन क्रय विक्रय के मुहूर्त ग्रह आरंभ और गाली शब्द भी यूज किए हैं उसके लिए कि ये अवैधिक पंचांग है, ये वैदिक कैसे हो जाएगा ये? और उसी ने कहा इसमें तो आपने करवा चौथ भी दिखा रखा है। अब बोलो कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं? समस्या विकट है, बहुत लेकिन बड़ी विकट समस्या दोनों है। चीजों को तो लेकर उन के लोगों चलना को हम पड़ेगा। चैत्र वैसाख हटा देंगे तो तब समझा पाएंगे हम कुछ? करवा चौथ बिल्कुल अवैधिक त्योहार है, हम कब कह रहे लेकिन हैं? उसे हटाया तो नहीं जा सकता ना, और जब तब तक मेरे को ऐसी ये, आदर्श मैंने तो स्थिति इसमें ना बन टिप्पणी जाए। लिखी है, मूर्तों पर भी मैंने टिप्पणी लिखी है। असल में मैं ना इसीलिए देख रहे हैं ना आप, मैंने जो सुबह कहा था कि सुबह के सेशन में शंकाओं को उठाएंगे, तो क्योंकि शंकाओं का कोई अंत नहीं होता, उन पर कितना एक्सप्लेनेशन हो तो कुछ वो फिर टाइम बाउंड रहता ही नहीं है। देखिए हमने इसमें एक चीज़ लिखी है, उसको जरूर सुना देना चाहता हूँ आपको, तो तब कम से कम आपके दिमाग में ये बात नहीं रहेगी कि ये जो पंचांग है ये ऐसा है और वैसा है, और जो है ये तो ठीक है, हमने एक प्रयास किया है। आप ये है, मैंने स्क्रीन पे लगा। हैं वो है, वो जो अंत मुहूर्तों के अंत में है। हाँ, इसको जरा पढ़ के, इसको पढ़ दीजिए आप, कोई भी एक आदमी खड़ा होकर जरा पढ़ के सुना दो, इसको पढ़ के सुना दीजिए। दिए गए दिए गए सभी मुहूर्त पूर्णतः शुद्ध और सही हैं, परंतु राहु काल, भद्रा, शुक्र का सम्मुख आदि होना, चंद्र का आगे पीछे होना एवं वार का दिशाशूल दोष आदि का निराकरण हमारा विषय नहीं है। नक्षत्र चरणों पर आधारित होने से द्विपुष्कर एवं त्रिपुष्कर मुहूर्त योगों को हमने महत्वहीन समझकर छोड़ दिया है। इस पत्रक में दिए गए तिथि, वार एवं नक्षत्र के संयोजन आधार पर दिए गए समस्त योग एवं मुहूर्त आदि पंडित परमजीत सिंह राजपुरोहित द्वारा चयनित हैं तथा तदनुसार ही पाठकों के लाभार्थ प्रकाशित किए जा रहे हैं। आवश्यकता अनुभव होने पर किसी भी स्पष्टीकरण हेतु उनसे संपर्क किया जा सकता है। जो भद्रजन मुहूर्तों पर आस्था नहीं रखते वे कृपया इन्हें इन्हें अस्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन पर आस्थावान हैं वे निशंक होकर इनका सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहूर्त वास्तविक नक्षत्र योगों से निर्मित हैं, जो कि आपको भारत के किसी भी अन्य पंचांग में नहीं मिल सकते हैं। धन्यवाद। ये लिखना पड़ा फिर हमको, क्योंकि समस्या हमारे सामने ये है कि देखो आर्य समाजियों की एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि आर्य समाज ज्योतिष को बिल्कुल ज्योतिष पर नहीं जानता, ज्योतिष जानता नहीं है, ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं रखता, लेकिन आर्य समाज के कारण लोगों को गुमराह नहीं किया जा रहा है। कोई आर्य समाज का विद्वान ऐसा नहीं है कि जो ज्योतिष के नाम पर लोगों को ढोंग धतूरे में चला रहा हो। तो इसलिए आर्य समाजियों से ज़्यादा सुधरने की जरूरत तो उनकी है, लेकिन उनको अगर हम उनके अनुसार के कुछ भी नहीं देंगे तो हमारे पंचांग को लेंगे ही क्यों लेंगे? वो उन्हें पता कैसे चलेगा कि गलत है? पता कैसे चलेगा उनको कि क्या गलत है? अब ये जो हमने मूर्त दिए हैं, आज आपको ताजुब की बात बताऊं मैं, बहुत सारे पौराणिक लोग हैं इसी मूर्तों को मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मेरे से मांगते हैं और इन्हीं पे चल रहे हैं, क्योंकि जो मैंने नीचे लिखा है कि वास्तविक नक्षत्र योगों से निर्मित है, ये बात उनको अट्रैक्ट करती है। इसमें ये खासियत है कि इसमें हमने जो मूर्त दिए हैं वो वास्तविक नक्षत्रों पर है। अब इनमें भी आप देखेंगे तो वो नक्षत्र बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो आपके इन पंचांगों में है, वो आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
कई मुहूर्त ऐसे होंगे कि जिस दिन उन्होंने विवाह का मुहूर्त दिखा रखा होगा, हमने इसमें नहीं दिखा रखा होगा, जिसमें हमने यहाँ दिखा रखा होगा उनके उसमें होगा ही नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि लोग जो है वो हमारे मुहूर्त को ले रहे हैं, उनके मुहूर्त को नहीं ले रहे हैं। पर मेरे से बात करने के बाद जितनी बात आपसे करनी, इतनी ही मुझे उनसे बोलना पड़ता है और उनको समझाना। अभी तो आपको समझाऊंगा ना मैं, अभी आपको समझाऊंगा, अभी भी तो गणित का विषय है, आपको समझाऊंगा मैं कि वो पूर्णमासी के दिन जो चित्रा बता रहे हैं वो चित्रा है भी वहाँ की नहीं है, ये आपको भी तो समझाऊंगा मैं। तब आप भी बताओगे कि हाँ आचार्य जी ये तो है ही नहीं। तो सब ऐसे ही चल रहा है। अब समापन कर लें। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत